अच्छा, एक बात सोचिए, ये कितना कमाल का है ना कि हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। बिल्कुल, किसी की आंखें माँ पर तो किसी के बाल या नाक पिता पर। हाँ, और सालों पहले मेंडल ने कहा था कि कोई कारक होते हैं, फैक्टर्स। हाँ फैक्टर्स, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। पर ये थे क्या असल में? ये सवाल मतलब लगभग 100 साल तक एक बहुत बड़ी पहेली बना रहा। और इस पहेली के बिल्कुल बीच में था एक मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जिसे हम सब डीएनए के नाम से जानते हैं। हाँ, डीएनए। इसे आप एक तरह से जीवन का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। एक गाइडबुक जिसमें किसी भी जीव को बनाने और चलाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। तो आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। बिल्कुल। इसकी शानदार बनावट से लेकर उन जासूसी भरे एक्सपेरिमेंट्स तक, जिन्होंने ये साबित किया कि यही वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी सबको तलाश थी। सही। तो आज का मिशन साफ है। हम डीएनए की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इतना खास क्यों है। उन वैज्ञानिकों की चालाकी को समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये अपनी एकदम परफेक्ट कॉपी कैसे तैयार करता है। तो चलिए इस कहानी को अनपैक करते हैं। तो डीएनए एक पॉलीमर है, मतलब कई छोटी छोटी ईंटों से बनी एक बहुत लंबी दीवार। हम्म। अब सवाल है कितनी लंबी? अगर एक इंसान की किसी एक सेल से डीएनए निकालकर उसे सीधा खींचा जाए तो वो करीब 2.2 मीटर लंबा होगा। ये सोचना ही कमाल है ना? मतलब 2 मीटर से ज्यादा लंबा धागा एक ऐसे न्यूक्लियस में पैक्ड है जिसे हम देख भी नहीं सकते। ये किस चीज का बना है आखिर? असल में ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तो काफी भारी भरकम शब्द है। हाँ, अब लगता है, पर इसे तोड़कर देखें तो बहुत सिंपल है। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड इसकी वो बेसिक ईंट है जिससे ये पूरी दीवार बनी है। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। एक शुगर जिसका नाम डीऑक्सीराइबोज है, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन वाला बेस। अच्छा, तो ये है वो मशहूर ए, टी, सी और जी। बिल्कुल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जेनेटिक कोड के अक्षर, पर ये अक्षर मिलकर एक पूरी किताब, मतलब ये लंबा धागा कैसे बनाते हैं? तो इसका क्रेडिट जाता है 1953 में वॉटसन और क्रिक को। उन्होंने रोजालिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का बहुत ज़रूरी एक्सरे डेटा इस्तेमाल किया और फिर दुनिया के सामने रखा डबल हेलिक्स मॉडल। वो घुमावदार सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, एक घुमावदार सीढ़ी की तरह। इस सीढ़ी के जो दो किनारे हैं या कहें बैकबोन, वो शुगर और फॉस्फेट से बने हैं। और सीढ़ी के डंडे? वो इन नाइट्रोजन बेसिस से बने हैं। और यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये जो डंडे हैं, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं जुड़े होते। नहीं, एक नियम है। एक नियम है। एडेनिन ए हमेशा थायमिन टी के साथ ही जुड़ता है, और इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ग्वानिन जी हमेशा साइटोसिन सी के साथ जुड़ता है, जिनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, तो ये फिक्स है, ए का पार्टनर टी और जी का पार्टनर सी। इसे चारगाफ का नियम कहते हैं। बिल्कुल। और ये पार्टनरशिप, जिसे हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहते हैं, डीएनए के लिए सब कुछ है। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको सीढ़ी के एक तरफ के अक्षरों का क्रम पता है, मान लीजिए ए टी टी जी सी, तो आप दूसरे तरफ का क्रम आंख बंद करके बता सकते हैं। एग्जैक्टली, वो होगा टी ए सी जी। ये स्ट्रक्चर को एक यूनिफॉर्म चौड़ाई भी देता है। और एक और मजेदार बात, ये दोनों चेन उल्टी दिशा में चलती हैं। उल्टी दिशा में? हाँ, इसे एंटी पैरेलल कहते हैं। एक मिनट, एंटी पैरेलल, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक हाईवे की 2 लेन है जहां ट्रैफिक एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है। एक लेन 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जा रही है, तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम। और ये डिजाइन बहुत जरूरी है क्योंकि डीएनए को कॉपी करने वाली जो मशीनरी है, जो एंजाइम्स हैं, वो सिर्फ एक ही दिशा में पढ़ सकती हैं। अच्छा, तो अगर दोनों एक ही दिशा में होती तो कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत मुश्किल। तो ये एंटी पैरेलल डिजाइन असल में एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। वाह, मतलब इसकी बनावट में ही इसकी फंक्शनिंग का राज छिपा है। लेकिन एक समय था जब वैज्ञानिकों को लगता था कि डीएनए बहुत सीधा साधा मॉलिक्यूल है, हाँ, उन्हें लगता था कि असली हीरो तो प्रोटीन होना चाहिए। क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। पर कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स ने ये सोच हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू होती है 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के साथ। ग्रिफिथ निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर काम कर रहे थे। इसकी 2 किस्में थीं। एक थी एस स्ट्रेन, जिसकी सतह चिकनी थी और जो जानलेवा थी। और दूसरी दूसरी थी आर स्ट्रेन, जिसकी सतह खुरदरी थी और वो हानि रहित थी।
उन्होंने कुछ सीधे से प्रयोग किए। जैसे? जीवित एस स्ट्रेन चूहे में डाला तो चूहा मर गया। ठीक है, ये तो उम्मीद के मुताबिक था। जीवित आर स्ट्रेन डाला तो चूहा जिंदा रहा, ये भी अपेक्षित था। और गर्मी से मरे हुए एस स्ट्रेन को डाला तो चूहा फिर भी जिंदा रहा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने दो हानि रहित चीजों को मिलाया, जिंदा आर स्ट्रेन और गर्मी से मरा हुआ एस स्ट्रेन। हाँ, दोनों अपने आप में हानि रहित थे। और इस मिक्सचर को जब चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उस मरे हुए चूहे के खून में उन्हें जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। सही कहा, ये किसी जादू जैसा था। ग्रिफिथ ने इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब मरे हुए एस बैक्टीरिया से कोई रहस्यमय चीज निकलकर जिंदा आर बैक्टीरिया में चली गई और उसे हमेशा के लिए बदलकर जानलेवा एस बैक्टीरिया बना दिया। पर वो चीज क्या थी? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। ग्रिफिथ की इस पहेली ने विज्ञान की दुनिया में खलबली मचा दी। तो ग्रिफिथ ने एक सवाल छोड़ दिया। उन्होंने ये तो बता दिया कि कोई जादुई चीज है, पर यह नहीं बताया कि वो क्या है। इस पहेली को सुलझाने में करीब 16 साल लग गए। और फिर आए 3 वैज्ञानिक, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्थी। और उन्होंने ठान लिया था कि वो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पता लगाकर रहेंगे। और उनका तरीका बहुत ही सधा हुआ था, किसी जासूसी की तरह। उन्होंने मरे हुए एस बैक्टीरिया का एक घोल लिया और उसमें से एक एक करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स को नष्ट करना शुरू किया। अच्छा। उन्होंने ऐसे एंजाइम डाले जो सिर्फ प्रोटीन को तोड़ते हैं। नतीजा, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा था। मतलब प्रोटीन वो चीज नहीं थे? नहीं। फिर उन्होंने आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम डाले। ट्रांसफॉर्मेशन तब भी नहीं रुका। तो आरएनए भी नहीं? लेकिन जिस पल उन्होंने डीएनए को नष्ट करने वाला एंजाइम मतलब डीएनएज डाला, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। अचानक रुक गया। मतलब सबूत एकदम साफ था, वो जादुई चीज, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए ही था। हाँ, लेकिन विज्ञान में खासकर इतने बड़े दावे के लिए एक सबूत काफी नहीं होता। बिल्कुल, शक की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आखिरी और निर्णायक सबूत आया 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के एक बहुत ही चालाकी भरे एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। ये एक तरह का वायरस होता है जो सिर्फ बैक्टीरिया पर हमला करता है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, बाहर एक प्रोटीन का खोल और अंदर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। हर्शे और चेज ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने वायरस के 2 बैच तैयार किए। पहले बैच में उन्होंने वायरस के प्रोटीन खोल पर एक रेडियो एक्टिव ट्रैकर लगा दिया, सल्फर 35 का। सल्फर 35। और दूसरे बैच में उन्होंने वायरस के डीएनए पर एक अलग रेडियो एक्टिव ट्रैकर लगाया, फास्फोरस 32 का। एक मिनट, सल्फर और फास्फोरस ही क्यों? मतलब? हाँ, यही तो। ये कोई रैंडम चॉइस तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उनके एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती थी। उन्होंने ऐसे तत्व चुने जो एक में होते हैं और दूसरे में नहीं। अच्छा। नहीं। तो उन्होंने असल में डीएनए और प्रोटीन पर अलग अलग रंग के हाइलाइटर लगा दिए थे। हाँ। अब बस ये देखना था कि कौन सा हाइलाइटर बैक्टीरिया के अंदर जाता है। एग्जैक्टली। समझ गया। तो उन्होंने इन दोनों बैच के वायरस को अलग अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया, फिर मिक्सर में डालकर जोर से हिलाया ताकि वायरस के जो बाहरी खोल थे वो बैक्टीरिया से अलग हो जाएं। तो नतीजा क्या निकला? कौन सा ट्रैकर अंदर गया? नतीजा एकदम साफ था। जिन बैक्टीरिया को प्रोटीन टैग वाले वायरस यानी 35S से इन्फेक्ट किया गया था, उनके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। सारा ट्रैकर बाहर ही रह गया। सब बाहर, घोल में। लेकिन जिन बैक्टीरिया को डीएनए टैग वाले वायरस यानी 32P से इन्फेक्ट किया गया था, वो रेडियो एक्टिव निकले। सारा रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरिया के अंदर पाया गया। ये तो खुला और पक्का सबूत था। बिल्कुल। डीएनए ही वो चीज है जो अपने निर्देश लेकर सेल के अंदर जाती है, प्रोटीन नहीं। केस क्लोज्ड। तो अब ये साबित हो चुका था कि डीएनए ही ब्लूप्रिंट है। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जब भी एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो इस 2.2 मीटर लंबे ब्लूप्रिंट की एकदम परफेक्ट फोटोकॉपी कैसे बनती है? मजे की बात यह है कि वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल ने खुद ही इसका जवाब सुझा दिया था। कैसे? उन्होंने एक सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी मॉडल का आइडिया दिया। मॉडल के अनुसार जब डीएनए को कॉपी करना होता है तो उसकी दोनों चेन एक जिपर की तरह बीच से खुलने लगती हैं। ठीक है। फिर हर एक पुरानी चेन एक टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करती है, जिस पर एक नई पार्टनर चेन बनती जाती है। अच्छा, तो आखिर में जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, उन दोनों में एक चेन पुरानी होती है और एक चेन एकदम नई? बिल्कुल।
इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि आधा हिस्सा संरक्षित या बचा रहता है। ये थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर इसे साबित कैसे किया गया? क्या इसके लिए भी कोई खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था? बिल्कुल। 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने एक और शानदार प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों तक एक ऐसे मीडियम में उगाया जिसमें नाइट्रोजन का एक भारी आइसोटोप 15N था। इससे बैक्टीरिया का सारा डीएनए भारी हो गया। ठीक है, समझ गया। फिर अचानक उन्होंने इन बैक्टीरिया को एक सामान्य हल्के नाइट्रोजन यानी 14N वाले मीडियम में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो अब जो भी नया डीएनए बनता वो हल्का होता। एग्जैक्टली। उन्होंने बैक्टीरिया को सिर्फ एक पीढ़ी तक बढ़ने दिया, जिसमें करीब 20 मिनट लगते हैं। फिर उन्होंने डीएनए निकाला और उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व जांची। और उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि सारा डीएनए न तो पूरी तरह भारी था, न ही पूरी तरह हल्का। वो ठीक बीच के वजन का था, एक हाइब्रिड। अरे वाह, इसका मतलब तो यही हुआ कि हर नए डीएनए में एक पुरानी भारी 15N वाली चेन थी और एक नई हल्की 14N वाली चेन। ठीक वैसा ही जैसा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ने कहा था। बिल्कुल सही। और उन्होंने इसे कंफर्म करने के लिए बैक्टीरिया को एक और पीढ़ी तक बढ़ने दिया। दूसरी पीढ़ी के बाद जब उन्होंने डीएनए निकाला तो उन्हें दो तरह के डीएनए मिले, आधा हाइब्रिड मतलब मीडियम वजन का और आधा पूरी तरह से हल्का। ये नतीजा तो एकदम अकाट्य प्रमाण था। मजबूत अकाट्य प्रमाण। और ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक होती है, जिसका श्रेय डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम्स की एक पूरी टीम को जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने मेंडल के एक रहस्यमयी कारक से शुरू करके एक खूबसूरत घुमावदार डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल तक का सफर तय किया। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जानकारी को स्टोर करता है, जिसकी अविश्वसनीय सटीकता से नकल की जा सकती है और जिसे कुछ बहुत ही सरल लेकिन चालाकी भरे प्रयोगों ने जीवन का आधार साबित किया। यहाँ एक और आकर्षक बात यह है कि डीएनए अपने कजिन आरएनए की तुलना में कितना ज्यादा स्टेबल है। भी, लेकिन वो डीएनए जितना स्थिर नहीं था। डीएनए अपनी डबल चेन वाली बनावट की वजह से ज्यादा सुरक्षित है, एक तरह से कीमती जेनेटिक कोड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए एक बेहतर तिजोरी की तरह। ये दिलचस्प है। और आरएनए की इसी अस्थिरता का एक आधुनिक उदाहरण भी है ना? बहुत से वायरस जैसे फ्लू या कोरोना वायरस आरएनए वायरस होते हैं। और हम देखते हैं कि वो कितनी तेजी से म्यूटेट करते हैं, नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि उनका जेनेटिक कोड आरएनए में लिखा है, जो डीएनए की तरह मजबूत और स्टेबल नहीं है। डीएनए की स्टेबिलिटी ने ही कॉम्प्लेक्स जीवन को संभव बनाया। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है, जो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। बताइए। हमने ये तो स्थापित कर दिया कि डीएनए अविश्वसनीय रूप से स्थिर है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी गलती के कॉपी करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जीवन को इवॉल्व होने यानी विकसित होने की जरूरत होती है, जिसके लिए कोड में छोटे मोटे बदलाव यानी म्यूटेशन जरूरी हैं। सही। तो सवाल ये है, ये इतना स्थिर मॉलिक्यूल जो हर गलती को ठीक करने की कोशिश करता है, उन दुर्लभ बदलावों की इजाजत कैसे देता है जो विकास की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं? ये विरोधाभासी जीवन की कहानी का अगला अध्याय है।